नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम कहाँ जा रहे हैं यह जानने से पहले हम कहाँ आ पहुँचे हैं ज़रा रुककर देख लेना चाहिए। जम्मू के कठुआ में बलात्कार के मामले में हमारे समाज ने अपना नकाब खुद ही उतार दिया है। हम बेटियों की परवाह करते हैं, यह ढोंग भी अपने आप सामने आ गया बाहर। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बारे में ही सुन लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप एक मरे हुए समय में जीने का भरम पाल रहे हैं। यही नहीं, बलात्कार के मामले में पुलिस जब आरोप पत्र दायर करने पहुंची तो थाने को जिस तरह से घेरा गया और जेल को और जय श्री राम के नारे लगे, ये सुन लेंगे तो आप कभी राम से नजर नहीं मिला पाएंगे। संयोग ही हो सकता है कि यूपी के उन्नाव में बलात्कार के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने भी कहा कि आरोप तो प्रभु श्री राम पर भी लगे थे। जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं मंदिरों में नहीं रैलियों में, वही बता सकते हैं कि अब जय श्री राम के नारे और कहां-कहां लगने बाकी हैं। अफसोस कि राम के नाम पर जमा हो जाने वाले तथाकथित धर्मगुरुओं ने भी अभी तक इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की है, क्योंकि उससे उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। किसी को क्यों लगता है कि जय श्री राम का नारा लगा देने से या नाम ले लेने से वह कानून और संविधान से ऊपर हो जाएगा? क्या कानून के सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है? तो फिर इसमें वो राम राज्य कहां है जिसमें सभी के साथ इंसाफ का सपना दिखाया जाता है? कई महीनों से कह रहा हूं कि आपके भारत में हर जगह एक भीड़ तैयार खड़ी है, स्टैंड बाय पर खड़ी है। उसे सिर्फ इशारा मिलने की देर है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर आप इस भीड़ को लेकर अब भी सतर्क नहीं होंगे तो एक दिन यह भीड़ आपको भी खींच कर ले जाएगी, या तो आपको मार देने के लिए या फिर आपसे किसी की हत्या कराने के लिए। 8 साल की लड़की का मंदिर के देवस्थान में 3 बार बलात्कार किया गया। उसके बाद अपराधी ने पूजा पाठ भी किया, रिचुअल्स किए। एक बलात्कारी को मेरठ से बुलाया गया, लड़की को बेहोश होने की दवा देकर रखा गया, उसके बाद बलात्कार होता रहा और फिर गला घोंट दिया गया। वो मर गई, लेकिन जिंदा रहने की कोई संभावना ना बचे, इसलिए उसके सर को पत्थर पर 2 बार मारा गया ताकि वो मर जाए। वो मर गई। सुना आपने कि वो मर गई, आपने ठीक से सुन तो लिया ना कि वो मर गई। आपका सुनना बहुत जरूरी है कि बेहोशी की दवा देने, बलात्कार करने के बाद गला घोंट देने और पत्थर पर सर दे मारने के बाद वो मर गई। तब एक पुलिस वाला कहता है कि अभी रुको, वो एक और बार बलात्कार करना चाहता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए यह सब किया गया। चार्जशीट में यह सब लिखा गया है, वहीं से बता रहा हूं। 10 जनवरी को यह लड़की कठुआ के हीरानगर से अगवा कर ली जाती है। 17 जनवरी को जंगल में उसकी लाश मिलती है। 11 अप्रैल को यह कहानी आपके सामने इसलिए है क्योंकि 10 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में 11 पन्नों का चार्जशीट लेकर जब निकली तो उसे घेरने के लिए शहर का एक तबका आ गया। वही भीड़ जो आपके पास आसपास स्टैंड बाय पर तैयार हो गई है, खड़ी है। इस केस को रफा दफा करने के लिए या इस पर सवाल उठाकर उस पुलिसकर्मी को 1.5 लाख की रिश्वत दी गई रफा दफा करने के लिए, जिसे पता था कि लड़की कहां रखी गई थी। कठुआ में माहौल को सांप्रदायिक बना दिया गया ताकि हिंदू मुस्लिम डिबेट चालू हो जाए और एक 8 साल की लड़की के साथ जो हुआ वो बहस से गायब हो जाए। बलात्कारी के समर्थन में एक हिंदू एकता मंच भी बना। इंडियन एक्सप्रेस के मुजामिल जमील ने लिखा है कि इस मंच को महबूबा मुफ्ती के 2 काबीना मंत्रियों और बीजेपी के विधायक लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा का समर्थन मिल रहा था। हमारे सहयोगी जफर इकबाल ने बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी से बात की, उसके बाद पीडीपी के प्रवक्ता से भी बात की है। पहले सुनिए इन्हें। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई और जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, तो उससे कहीं पे ये फीलिंग जाती थी कि ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। ये डिमांड थी कि इसको सीबीआई को भेजिए। सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है पूरे कंट्री की। हमारी पुलिस निहायती प्रोफेशनल है, लड़ रहे हैं, हर मोड पर लड़ रहे हैं, मिलिटेंसी भी लड़ रहे हैं, कश्मीर में भी लड़ रहे हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट पुलिस मानी जाती है हमारी। और एक छोटी लड़की का रेप का मसला है, ये कोई किसी फर्द का मसला नहीं, ये कम्युनिटी का मसला है। आगे बताऊंगा कि पुलिस कौन थी और उसकी टीम क्या थी। राजनीति अपना रास्ता खोज लेती है, मगर राजनीति जब कमजोर हो जाती है, उसके पास आपके सामने आकर आंख मिलाने का कोई तरीका नहीं बचता है, तो 8 साल की बच्ची को भी वो मोहरा बनाती है। अब उसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा आपके सामने आपके बीच आने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। 2-4 फ्लाईओवर होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। या तो आप मुस्लिम बनिए या फिर हिंदू बनिए, तब वो आपके बीच आएगी, जिसे आप राजनीति कहते हैं। 8 साल की उस बच्ची के साथ कोई नागरिक खड़ा है या नहीं, आप बता सकते हैं।
जब पुलिस चार्जशीट दायर करने चली तो रोकने के लिए किस तर्क से जायज था? क्या यह जरूरी था कि जम्मू कश्मीर पुलिस जब चालान फाइल करने निकली तो बहुत से लोग उसे घेर लें? कई पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है कि सोमवार यानी 9 अप्रैल को कठुआ जिला जेल के बाहर भी वकीलों ने प्रदर्शन किया। वहां भारत माता की जय के नारे लगे और जय श्री राम के भी। जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने हंगामा करने वाले वकीलों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। क्या वकीलों को कानून का कायदा नहीं मालूम? अगर बीजेपी के नेताओं को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, जहां उनकी सरकार है, तो फिर उसके मंत्री महबूबा मुफ्ती की सरकार में क्या कर रहे हैं? हर किसी को पुलिस की जांच पर शक होता है। हिंदुस्तान भर की पुलिस की विश्वसनीयता यही है, थर्ड रेट। तो भी क्या भीड़ तय करेगी कि वह क्या करे और उसके पीछे हिंदू मुस्लिम का तर्क खड़ा किया जाएगा? क्या एक 8 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में भारत माता की जय के नारे लगेंगे और जय श्री राम के नारे लगेंगे? तिरंगा निकलेगा। 11 पन्नों की चार्जशीट पढ़ेंगे तो आंख और आंख दोनों बाहर आ जाएगी। इस हत्या का आरोपी राजस्व विभाग से रिटायर हो चुका सांझी राम है। उसने इस हत्या में अपने बेटे को भी शामिल किया और भतीजे को भी। इन दोनों की उम्र 18 साल से कम है, जुवेनाइल हैं। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, सुरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। सहायक सब इंस्पेक्टर है आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल है तिलक राज। इन्हें सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सांझी राम बक्करवाला घुमंतुओं को रसना गांव से हटाना चाहता था, इसलिए उसने 8 साल की एक बच्ची को अगवा कर मारने की योजना बनाई। पिता सांझी राम के कहने पर 7 जनवरी को उसका बेटा और एक दोस्त दवा की दुकान पर जाते हैं। यह सब चार्जशीट में लिखा है, जिसे अभी पुलिस साबित भी करेगी। अभी साबित नहीं हुआ, यह ध्यान में रखिएगा। बीमार चाचा की दवा की पर्ची दिखाकर एपिट्रिल 0.5 mg के 10 टेबलेट खरीद लाते हैं। उसी रोज सांझी राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी। आसिफा नाम बताया जाता है लड़की का। लड़की ने भागने की कोशिश की, मगर उसे दबोच लिया गया। उसका वहीं पर बलात्कार किया गया। फिर वहां से उठाकर उस लड़की को देवस्थान यानी मंदिर में लाया जाता है, जहां प्रार्थना पूजा होती है। इसका ब्यौरा बताया नहीं जा रहा है, पर बता रहा हूं। आप देख नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम डिबेट की राजनीति आपके बच्चों को हत्यारा बनाने के लिए तैयार कर चुकी है। आपका बच्चा भी हत्यारा बनकर घर लौटेगा। हर प्राइम टाइम में पिछले कई महीनों से लगातार बोल रहा हूं। कई दर्शक तो कहते हैं कि बोर हो गए इस बात से, मगर आप चेक कीजिए, कहानियां लौट रही हैं। लड़की के मां बाप ने राम से पूछा भी कि कहां है, तो बोला कि रिश्तेदारों के यहां गई होगी, जाके चेक कीजिए। जबकि सांझी राम ने ही मंदिर में बंद कर रखा था। यह सब चार्जशीट में लिखा है। उसे बेहोश होने की दवा देकर खजूरिया और वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है बलात्कार करता है। 11 जनवरी को 18 साल से कम वाला एक और लड़का मेरठ गए, अपने दोस्त को फोन करता है। वो दोस्त मेरठ से आकर उसका बलात्कार करता है, कहता आओ अपनी प्यास बुझा लो। देखिए, पढ़ा नहीं जा रहा, फिर भी पढ़ूंगा। उस लड़की को खाली पेट बेहोशी के 3 टेबलेट दिए जाते हैं और बलात्कार किया जाता है। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है किसी पर। गुस्सा तो वो है जो बलात्कार के आरोपियों के साथ खड़े हैं। ठंडे दिमाग से फिर भी सोचिए कि बलात्कार का ख्याल आता कहां से है, क्यों आता है? जम्मू कश्मीर बार संघ ने बुधवार यानी 11 अप्रैल को जम्मू बंद का ऐलान किया। वकील का संगठन सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। उसे पुलिस की जांच से संतोष नहीं है। वे सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले। एलिगेशन लगाई है आपने, जो बीए सलाट किया है, बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आपको केस प्लीड करने से रोका। जफर, पहले मैं ये बता दूं कि एलिगेशन नहीं है, सच है। मैं एक लॉयर हूँ JNK हाई कोर्ट में, पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू ऑल्सो दिस दैट मैं बार की मेंबर नहीं हूँ। दे एक्सपेल्ड मी इन 2013। उस समय भी मैं एक 12 साल की बच्ची जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जिसकी डेथ हुई, उसका केस प्लीड कर रही थी। दैट केस वाज अगेंस्ट अ लॉयर, और तब भी मुझे रोका गया, और जब मैं नहीं रुकी तो मुझे एक्सपेल कर दिया गया बार की मेंबरशिप से। आप आसिफा की तरफ से केस लड़ रहे हैं, और आज जो उन्होंने बैंक का कॉल दिया था वो तो इसी इशू के रिलेटेड। बिल्कुल जफर, उनको बिल्कुल ये पता है कि मैं आसिफा के पेरेंट्स की काउंसिल हूँ। उनको ये पता है, उन्होंने मुझे प्लीड करते देखा है आसिफा का केस। उनका
बिल्कुल जो एक मकसद था वो ये था कि मुझे रोके, ताकि आसिफा की जो तारीखें थी, पिछली 9 तारीख थी, उनकी केस की तारीख थी, वो अनअटेंडेड जाए। जफर मैंने एक रिटन कंप्लेंट फाइल किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास, जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके पास एक रिटन कंप्लेंट फाइल किया है। मैंने एक रिटन कंप्लेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो आपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनको भी एक रिटन कंप्लेंट फाइल किया है। मैंने वही कंप्लेंट जो है उसकी कॉपीज जो है पुलिस अथॉरिटीज को भी भेजी है। के चार्जशीट फाइल हो चुकी है। वट एवर रेमेडी विल बी अवेलेबल इन लॉ, वी विल अवेल दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज वंस द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, नाउ द मैटर इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. Investigation still is not conclusive on certain aspect, as I told you in the Challan. No, these loopholes will be exploited by the accused person. अगर ये बीजेपी को ही फैसला करना था, फिर क्राइम ब्रांच को क्या करना था, फिर कोर्ट को क्या करना था? बीजेपी या जो एजिटेटिंग लॉयर्स है वही कर लेते। हर काम का एक तरीका होता है, एक कानून बना हुआ है। पुलिस के पास केस गया, एफआईआर लगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना। इस स्टोरी को कवर करने वाले रिपोर्टर भी हिल गए हैं। इस हत्या का डिटेल और चार्जशीट के विरोध की राजनीति ने उन्हें सन्नाटे में डाल दिया है। पत्रकार राहुल पंडिता ने फेसबुक पर लिखा है कि इस मामले की जांच करने वाले एसएसपी रमेश जाला की निष्ठा और प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उनका शानदार रिकॉर्ड है, कई आतंकवादी हमले भी झेले हैं, उन पर हमले भी हुए हैं और महीनों अस्पताल में भर्ती रहे हैं। ऐसे अफसर और उस टीम की बनाई चार्जशीट पर इस तरह से सवाल उठाना शर्मनाक है। इस राजनीति ने जय श्री राम और तिरंगा दोनों को शर्मसार किया है। पत्रकार शेखर गुप्ता ने ट्वीट किया है कि एक और लिखा है कि एक 8 साल की लड़की का अपहरण होता है, बार बार बलात्कार होता है, उम्र में बड़े लोगों द्वारा जिसमें पुलिस भी शामिल है, उसे मार दिया जाता है, शव को क्षत विक्षत किया जाता है, जांच पूरी होती है लेकिन पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है क्योंकि कठुआ के वकीलों की भीड़ विरोध में रोक देती है। इस बेशर्मी और अश्लीलता पर सोचिए। श्रीनिवासन जैन जो हमारे सहयोगी, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस केस में चार्जशीट में के जो ब्यौरे हैं, इसे पढ़ता हूं तो मुश्किल से सांस ले पाता हूं। हरिंदर बावेजा आज लिखती हैं कि आज केवल कठुआ और उन्नाव को ट्रेंड करना चाहिए। एक 8 साल की लड़की के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ है और एक जवान लड़की अपने पिता की हत्या के बाद इंसाफ के लिए लड़ रही है। हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का बयान मंगाया। हम जानना चाहते थे कि जम्मू बार संघ का विरोध उनकी नजर में क्या मायने रखता है। क्राइम तो वाकई बहुत सीरियस है। gruesome murder appears to be a case of rape also. तो क्राइम सीरियस है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। बहुत जितना इसकी भर्त्सना की जाए वो उतना कम है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि वकील हड़ताल पे, पूरा जम्मू हड़ताल पे, तो ऐसी स्थिति में क्या वजह है इस हड़ताल का, क्यों लोग सड़क पे आ गए हैं, पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे क्यों लोग संतुष्ट नहीं है, इस पहलू को भी एक बार देखना होगा। अगर बार एसोसिएशन, आम जनता अगर ये मांग कर रही है कि इस घटना की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलती डिमांड है। इसको हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आज ही हमें पता चला हड़ताल का, तो हम भी अपने लेवल से पता करेंगे। अगर 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या को हिंदू मुस्लिम राजनीति के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश हो रही है और उसका कवर ये लिया जा रहा है कि भीड़ ऐसा चाहती है या जनता ऐसा चाहती है, आरोपियों के साथ मजहब के नाम पर खड़े होने की कोशिश है, तो आपसे या खुद से क्या कहा जाए। वो तो इस नरक को छोड़कर जा चुकी है वो लड़की, आपको अभी इस नरक में रहना है। धर्म के नाम पर साइड लेकर नहीं बोलने से और तिरंगा लेकर चार्जशीट का विरोध करने की राजनीति से दहशत होनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। अगर आप पहाड़ों की व्यवस्था को जानते हैं, नहीं भी जानते और जानना चाहते हैं कि बकरवाला समुदाय पहाड़ों के लिए बहुत जरूरी है, सीधे साधे लोग होते हैं, चरवाही करते हैं और इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। गुज्जर बकरवाला मुख्य तौर पर एक मुस्लिम खानाबदोश समुदाय है। इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है। यह समुदाय मुख्य तौर पर मवेशियों को पालकर गुजारा करता है, लेकिन किसी एक जगह नहीं टिकता। आमतौर पर जंगलों में या उसके आसपास झोंपड़ी बनाकर छोटे छोटे टोलों में रहता है। मार्च अप्रैल में गर्मियां शुरू होने पर बकरवाला अपने मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में इनके मवेशियों के लिए घास वगैरह खूब होती है।
अक्टूबर के अंत तक ये लोग फिर शिवालिक की तलहटी में लौटते हैं, जहां अगले 4-5 महीने गुजारते हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय को पर्यावरण के लिहाज से खास माना जाता है। इन लोगों को जंगली पेड़ पौधों की इतनी जानकारी होती है कि इन्हें बेयर फुट बॉटनिस्ट यानी नंगे पैर चलने वाले वनस्पति विज्ञानी तक कहा जाता है। लेकिन आज ये लोग जंगलों पर भी अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और समाज में इनके अधिकारों का हाल क्या है, ये कठुआ की इस दिल दहला देने वाली कहानी से आपको समझ आ गया होगा। अब हो सके तो अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। हर तरफ भीड़ है, हर तरफ हिंसा। कल ही बंगाल से एक तस्वीर आई, हाथों में हथियार लेकर तृणमूल समर्थक रैली में निकले। कोई कहीं से हथियार लेकर आ जाता है, तलवार गणासा लहराते हुए रैली निकाल लेता है। रामनवमी की शोभा यात्रा तो हथियारों से ही अब भरी रहती है। तो आप सोचिए हम कहां जा रहे हैं। एक जनता के रूप में सोचेंगे तो आपको यह सवाल समझ में आ जाएगा। हिंसा के हथियार आपका भला नहीं करेंगे। कहीं राम के नाम पर नेतागिरी है तो कहीं नेता ही राम से ऊपर समझने लगे हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, इससे डरिए। आपके देश में कहीं कोई सिस्टम नहीं है जो ऐसी भीड़ पर लगाम लगा ले। हर जगह लाचारी हावी है और बस उस पर भीड़। कठुआ में हिंदू एकता मंच आरोपियों के पक्ष में है तो यूपी में पूरी बीजेपी और योगी सरकार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में नजर आ रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को मारो, विधायक बचाओ, ये नारा हो गया है। उन्नाव की लड़की बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर हत्या के आरोप लगा रही है अपने पिता की। आप उनके हंसते हुए बयान देख ही चुके हैं टीवी पर। इस लड़की के पिता की पीट कर हत्या की गई। आरोप विधायक के भाई पर लगा, हंगामा हुआ, तब गिरफ्तारी हुई, एफआईआर में नाम जुड़ा। अब तो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हल्ला मचने के बाद एक एसआईटी इस लड़की के गांव भेजी, लेकिन एसआईटी से पहले ही विधायक के सैकड़ों समर्थक वहां पहुंच गए, हंगामा करने लगे और विधायक को निर्दोष बताने लगे। मगर किसी का जमीर जाग रहा उसी बीजेपी के भीतर। यूपी में बीजेपी की मीडिया सेल की सदस्य दीप्ति भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि आदरणीय भाई अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए। सरकार के निर्णय शर्मसार कर रहे हैं, ये कलंक नहीं धुलेंगे। आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी और आपके साथ हम सबके सपने चूर चूर हो जाएंगे। बीजेपी अपने विधायक के प्रति सहानुभूति रखती है, वह नहीं चाहती कि मीडिया ट्रायल या आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हो। क्या यही पैमाना बीजेपी खुद अपना रही है? जम्मू में जहां जांच हो रही है, चार्जशीट तैयार है, वहां तो उसके मंत्री आरोपियों का बचाव कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता और सब भीड़ में शामिल हैं। लड़की के पिता को पुलिस की हिरासत में मारा गया। आप देखते रहिए कि इंसाफ का तराजू किस तरफ झुकता है। धर्म देखकर झुकता है या जाति देखकर झुक रहा है। हम भी मानते हैं कि भीड़ के दबाव में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पिता की पुलिस की हिरासत में मौत हुई है, एफआईआर में भाई का नाम तक नहीं जोड़ा गया। किसके दबाव में पिता की गिरफ्तारी हुई, उसकी हत्या हुई? उन्नाव गए कमाल खान की रिपोर्ट देखिएगा, मगर उससे पहले आप बलिया जिले के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह का यह बयान सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिए कि आपका नया इंडिया कैसा है। महिला उत्पीड़न और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाएगा। विधायक है। अब बात है, तीन बच्चे की मां के साथ कोई रेप करता है? नहीं। आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूं। 3 और 4 बच्चों की जो मां है उसके साथ कोई रेप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रेप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूं बिल्कुल असत्य है। बेटी को मारो, विधायक को बचाओ। अब कमाल की रिपोर्ट देखिए। पीड़ित लड़की के गांव में ये कोई रैली सभा नहीं, बल्कि रेप के इल्जाम की जांच करने पहुंची एसआईटी के सामने एमएलए के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन है। ये भीड़ यहां सारे दिन मीडिया को कोसती रही। इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर कार्रवाई होगी। जो पीड़िता पक्ष है उनकी पर्याप्त सुरक्षा की भी जा रही है और आगे भी की जाएगी। किसी जांच कमेटी के सामने ऐसे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन पे कई लोग हैरत में थे। सर, इतने लोगों को इकट्ठा किया गया है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर क्या कर रहा है? पर दबाव बनाने की कोशिश इस तरह से? एसआईटी पर कोई दबाव नहीं है। एसआईटी बिल्कुल स्वतंत्र ढंग से काम कर रही है। पीड़ित लड़की को उसके गांव में विधायक के लोगों से खतरा हो सकता है, लिहाजा पुलिस ने उसको शहर के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। एसआईटी जांच के लिए उसे आज गांव लाया गया, जहां टीम के लोगों ने करीब सवा घंटे तक उससे और उसके परिवार से बातचीत की। विधायक के बंगले के शायद 2 घर छोड़ के ही आरोप लगाने वाली लड़की का घर है। आज लड़की होटल में है, वहां पुलिस की सुरक्षा है। आज गांव में बड़े पैमाने पे फोर्स तैनात है, लेकिन कल को क्या उसके परिवार का यहां रहना बहुत आसान होगा, इतनी ज्यादा दुश्मनी और बदमज़गी के बाद?
हम मुख्यमंत्री की आवाज जानना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हाँ, हमें कोई न्याय तो दे, ये सरकार कोई न्याय नहीं दे रही। अरे हम सरकार, हम मर जाएंगे अब। हाँ, आप लोगों को पुलिस से छुड़वाने ले जा रहे हैं, मिलना चाहते हैं उनसे? हाँ जी, हम योगी जी से मिलना चाहते हैं और किसी से नहीं। हमको उन्हीं से न्याय मिले तो मिले, नहीं मैं जाऊंगी। इस बीच आज मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। एक सीनियर वकील गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी की अर्जी को कोर्ट ने पीआईएल करार देके उस पर कल सुनवाई तय कर दी। चीफ जस्टिस दिलीप भोंसले और जस्टिस सुनीत कुमार ने आज अपने आदेश में लिखा कि यह चिंता की बात है कि आरोप लगाने वाली लड़की के पिता को बिलावजह गिरफ्तार किया गया। हमें पता चला है कि उसकी बुरी तरह पिटाई हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। हम ये समझने में नाकाम हैं कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय शिकायत करने वाले को क्यों गिरफ्तार किया गया। हम इस अर्जी को पीआईएल की तरह दर्ज करने का निर्देश देते हैं, इसे कल हमारे सामने पेश किया जाए। लिहाजा इस मामले के पर न्यायाधीश स्वयं एक्शन लें और इसकी मॉनिटरिंग करें ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इसमें एक सिटिंग एमएलए भी शामिल हैं और लिहाजा ऐसे मामलों में हाई हैंडनेस होने के नाते इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की संभावना नहीं है, कम है, इसलिए कोर्ट इस पर मॉनिटर करे। आज सुबह एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी भी डीजीपी से मिलने पहुंची और कहा कि उनके पति को झूठा फंसाया जा रहा है। इंसाफ की गुहार लेके आओ कि मेरे पति को इंसाफ चाहिए। अब सबकी नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट पे है, जहां कल चीफ जस्टिस खुद इस मामले को सुनेंगे। इलाहाबाद में नितिन और उन्नाव में राजेश गुप्ता और गौरव शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूनिवर्सिटी सीरीज बीच बीच में लौट आती है। आखिर उस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड कैसे मिल सकता है जिसमें 90% प्रोफेसरों के पद खाली हो, जिसके इंजीनियरिंग कॉलेज में ना लैब हो, ना लाइब्रेरी हो, ना हॉस्टल हो, जिसके लिए छात्र कई बार आंदोलन कर चुके हो। हमारे सिस्टम को नौजवानों की जिंदगी से खेलने की इतनी हिम्मत आती कहां से है, मैं समझ नहीं पाता। 2009 में बनी हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यह कहानी है, जिसे हमने पिछले साल यूनिवर्सिटी सीरीज में भी दिखाई थी। ए ग्रेड देखकर 350 छात्रों ने यहां बीटेक में एडमिशन लिया। अब हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। महेंद्रगढ़ के हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये छात्र 8 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। पिछले साल 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच भी धरना दे चुके हैं। 3 सेमेस्टर गुजर गया, कॉलेज में इन्होंने लैब का दर्शन नहीं किया। पड़ोस के प्राइवेट कॉलेज में 6 महीने का प्रैक्टिकल 2 घंटे में पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है। छात्रों का कहना है कि 1 साल तक तो किताबें भी नहीं थी, परमानेंट टीचर नहीं है, ठेके पर रखे गए हैं टीचर, एक टीचर को 4-4 विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि वीसी यहां नहीं रहते। हमने वीसी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी पर हैं, आप रजिस्ट्रार से बात कर लीजिए। छात्र कहते हैं वीसी ने आज ही ज्वाइन कर लिया। अब हम इस दावेदारी में नहीं जाना चाहते। हमारा मतलब इस बात से है कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। मानव संसाधन मंत्री को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी सुविधा विहीन यूनिवर्सिटी को किसने ए ग्रेड दिया है, उस पूरी कमेटी को सस्पेंड करना चाहिए। क्या ये छात्र लैब, लाइब्रेरी और टीचर की मांग कर कोई अपराध कर रहे हैं? रजिस्ट्रार ने भी माना कि हॉस्टल नहीं है, 2 हॉस्टल बन रहा है। लाइब्रेरी नहीं है मगर लाइब्रेरी की इमारत बन रही है। मगर उनकी बात जमी नहीं कि कोर्ट केस के कारण टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। पूरे देश में शिक्षकों के पद खाली हैं, नौजवान बेरोजगार होकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या केस के कारण 20 साल तक टीचर की नियुक्ति नहीं होगी? रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि इंजीनियरिंग के लिए 28 पद मंजूर हैं, 16 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर पढ़ा रहे हैं, 12 पद खाली हैं जिसके लिए एप्लीकेशन निकाला गया, यानी एक पे भी परमानेंट नहीं है। सोचिए, ये हाल है एक इंजीनियरिंग कॉलेज का जिसकी यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है। नौटंकी भी शर्मा जाए। कायदे से इन्हें वैसी जगह इन छात्रों को ट्रांसफर करना चाहिए जहां सारी सुविधाएं हैं, ताकि ये ठीक से पढ़ लिख कर पास हो जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। मैं खाली सिविल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। 2 साल कंप्लीट होने को है और हमारा सिविल डिपार्टमेंट में कोई भी लैब नहीं है और हमारा 3rd सेमेस्टर का लैब भी डिकस्ट ले जाकर 2 दिन में कराया गया था। 24 एक्सपेरिमेंट थे, 2 कोर्स सब्जेक्ट थे। हमारे 2nd सेमेस्टर का लैब भी वर्कशॉप जो थी 1 दिन में कराया गया था यहाँ आरपीएस कॉलेज ले जाकर, और अभी तक हमारा कोई लैब नहीं आया। 4th सेमेस्टर का हमारे 2.5 महीना कंप्लीट होने को है, अभी तक कोई लैब नहीं हुआ है। सबसे पहले सवाल उठता है कि नेक ने इसको ए ग्रेड दिया। ए ग्रेड किस आधार पे दिया? इसको अगर स्वतंत्र रूप से जांच कराया जाए तो आप पाएंगे कि ना हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ना टीचिंग फैकल्टी है और ना ही बच्चों के लिए रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ तक कि जहाँ भी आप जाएंगे मेस से लेकर के एक छोटे से मतलब दरबे में मतलब बच्चों को रखा जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल की हालत देखेंगे आप, निजी तौर पे पता लगाएंगे तो देखें एक रूम में 5-6 लड़कियां रह रही हैं। इसी सवाल को लेकर हमने प्राइम टाइम की सीरीज में बार बार कहा कि छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में 3 साल का बीए 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा। वहां 40,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हो ही गया है। कारण कुछ भी हो, यह कैसे हो सकता है कि परीक्षा ना हो। अब जाकर बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि परीक्षा कराई जाए। 6 अप्रैल 2018 को अपर सचिव मनोज कुमार का एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि छात्रों के व्यापक हित के मद्देनजर निर्धारित सीट से अधिक नामांकित छात्रों को भी रजिस्टर कर पंजीकृत कर परीक्षा में सम्मिलित करने एवं परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। सोचिए, अनुमति नहीं दी गई, अब जाकर बिहार सरकार ने सुध ली। अगर ये अब हो सकता है तो तब भी हो सकता था। हमें प्राइम टाइम का असर कहने में भी शर्म आ रही है। जिनके 3-3 साल 2-2 साल बर्बाद हुए, अब परीक्षा की तारीख ही तो घोषित होने जा रही है। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के वीसी हरिकेश सिंह ने कहा कि जिस महान व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपने कर्तव्य पर खरे नहीं उतरे। बताइए, चिट्ठी वहां से आ रही है और दोष कर्मचारियों पर। इस पत्र से सुविधा हुई है, विधिक गतिरोध दूर हुआ है, अब जल्दी परीक्षा हो जाएगी। वैसे बिहार सरकार का ध्यान BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाना चाहिए, जहां 2017 के साल में कोई परीक्षा नहीं हुई। यहां भी हजारों छात्र बीए के क्लास में लटके पड़े। आज ही भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से कुछ छात्रों का फोन आया कि उनके यहां भी इम्तिहान नहीं हो रहा है। एक ने लिखा कि मेरा एडमिशन सत्र 2014-17 के लिए हुआ था, कायदे से मेरा बीए 2017 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक दूसरे साल की परीक्षा हुई है, उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। कोसी क्षेत्र के हजारों छात्र, चाहे वो BCA के हों या लॉ के हों, सभी की यही समस्या है। यूनिवर्सिटी सिस्टम तबाह है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप कुछ कीजिए। TP कॉलेज मधेपुरा के मोहम्मद जफर आलम ने बताया कि उन्होंने 2013-16 के बैच में BCA में एडमिशन लिया। 2016 में जो कोर्स पूरा होना चाहिए था, वो यहां बिना धरना प्रदर्शन के पूरा, ना तो परीक्षा की तारीख घोषित होती है, ना एडमिट कार्ड मिलता है, ना ही रिजल्ट आता है। 8,500 फीस देकर भी ये हाल है। ठेके पर टीचर रखे गए हैं जो उतने काबिल नहीं है। छात्रों ने बताया कि VC के पास जाते हैं तो वो कहते हैं प्रो VC के पास जाओ, प्रो VC के पास जाते हैं तो कहते हैं एग्जाम कंट्रोलर के पास जाओ, उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि डेट के लिए प्रो VC ही देंगे तब परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करके इन सब की खबर उन्हें लेनी चाहिए। इन नौजवानों ने किया क्या है जिनसे सिस्टम दुश्मनी निकाल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो भीड़ स्टैंड बाई पर है दंगाइयों की, ये इसलिए है ताकि आपके भविष्य का, बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया है। वो अब सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल ना कर पाए, इसीलिए कभी रेप के बहाने, कभी राम के बहाने भीड़ को ले आओ आगे और जलाते धमकाते रहो। ब्रेक के बाद हृदय जोशी की रिपोर्ट। चुनाव आयोग में जमा किए गए राजनीतिक पार्टियों के आयकर रिटर्न पेपर बताते हैं कि आर्थिक लिहाज से चुनाव कतई बराबरी के खेल नहीं रह गया है। जितना बीजेपी का एक दिन का खर्च है, उतनी सीपीआई की साल भर की कमाई है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को मिले कुल चंदे का 2/3 सिर्फ बीजेपी को मिला है और उसकी आमदनी में 80% से अधिक का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की आमदनी में 14% की कमी आ गई है। हृदय जोशी बता रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में यह असमानता और भी बढ़ेगी। चुनाव महंगे हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। चुनाव में पैसा सारी हदें पार कर गया है, इससे भी सब वाकिफ हैं। लेकिन चुनावी चंदे का ध्रुवीकरण अब असमान रूप से हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजनीतिक पार्टियों को कुल जितना चंदा मिला, उसका 66% से अधिक यानी 2/3 बीजेपी के पास गया और कांग्रेस को मिला केवल 14%। बाकी करीब 20% बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के पास गया। इसके पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे में बीजेपी का हिस्सा 55% से कुछ अधिक था,
जबकि कांग्रेस को कुल चंदे का 1/4 मिला था। 2016-17 में बीजेपी को 1000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला, यानी पिछले साल के मुकाबले 80% से अधिक का उछाल। कांग्रेस की कमाई 261 करोड़ से गिरकर 225 करोड़ रह गई, यानी 14% की गिरावट। हालांकि बीएसपी की कमाई में 266% और एनसीपी की कमाई में 88% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन कुल रकम के आधार पर तौलें तो ये चंदा बहुत कम है। सीपीआई को तो पूरे साल में 2 करोड़ ही चंदा मिला है। बीजेपी ने इतना अपना हर रोज का खर्च बताया है। वामपंथी पार्टियां कहती हैं कि वो उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती, इसलिए उनकी चुनौतियां अधिक हैं। हम उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेते। हम कॉरपोरेट फंडिंग के खिलाफ हैं और ये बात हमने संसद में भी कही है। And we are opposed to corporate funding. Even in Parliament, we raised this issue. लेकिन चुनावी चंदे के मामले में अमीर होती बीजेपी के पीछे उसकी राजनीतिक कामयाबी भी है। 2014 से पहले केवल 5 राज्यों में सरकार वाली बीजेपी आज तकरीबन 20 राज्यों में अपनी सत्ता जमाए है। इस लिहाज से उसका बढ़ता चंदा स्वाभाविक भी है। वो कहावत है कि चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो जिस पार्टी का सूरज चढ़ रहा है उसको लोग पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। और कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि दूसरी पार्टियों को अगर कोई पैसे देता है तो उनको फिर थोड़ा तंग किया जाता है। ये आम आदमी पार्टी अक्सर कहती है, जब उनसे पूछा गया था कि तुमने अपने डोनेशन की इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट से क्यों हटा ली, तो टेलीविज़न पे कहा उनके किसी ने कि जी हमारे जो लोगों के नाम थे उनको फिर तंग किया जाता है, इसलिए हमने वो छुपा लिया। लेकिन क्या जो चंदा राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग में घोषित किया है वही उनकी आमदनी है? ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमने फलाने कैंडिडेट को इतने रुपए दिए, और कैंडिडेट अपनी स्टेटमेंट में कहता है मुझे इतने दिए, उनमें ही फर्क होता है। तो ये सारी जो डिक्लेयर्ड चीजें जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो शायद बहुत छोटा हिस्सा है। राजनीतिक पार्टियों को 2015-16 में मिला कुल चंदा 1033.18 करोड़ था, जो पिछले वित्तीय वर्ष में बढ़कर तकरीबन 1560 करोड़ हो गया, यानी चंदा कुल 526 करोड़ बढ़ा। इस बढ़ोतरी का ज्यादातर लाभ बीजेपी को मिला है, क्योंकि उसे मिलने वाले चंदे में एक साल के भीतर 463 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चुनावी फंडिंग में कालेधन को रोकने के लिए सरकार ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन देने का प्रावधान शुरू किया है। साल की हर तिमाही में स्टेट बैंक से ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, जो 10 दिन के लिए खुलते हैं। पहली खेप में मार्च में कुल 222 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, लेकिन चुनावी बॉन्ड में दानकर्ता की पहचान गुप्त रखे जाने पर सवाल हैं। चुनाव सुधार से जुड़े कार्यकर्ता इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। चुनाव आयोग में जमा किए सियासी पार्टियों के आयकर आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर कहती है कि आने वाले दिनों में चुनावी बॉन्ड की वजह से राजनीतिक आर्थिक असमानता और बढ़ेगी। मामला सिंपल है कि भाई जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा स्टेट बैंक से, वो खरीद के बैंक से बाहर निकला और बैंक के से वो सूचना तो वो रूलिंग पार्टी के पास जाने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए। तो इससे पहले कि वो खरीदने वाला जाके किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दे, उसको टेलीफोन आ सकता है कि भाई आपने इतने के बॉन्ड खरीदे हैं, कहाँ ले जा रहे हो इनको, यहाँ ले आओ। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आज उम्मीदवार 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव जीतने के बाद इस पैसे की वसूली भ्रष्टाचार का रास्ता खोलती है। इसीलिए जहां धनबल के बेजा इस्तेमाल पर चुनाव आयोग चुनाव रद्द करने का अधिकार चाहता है, वहीं साफ सफाई और पारदर्शिता के लिए कुछ पार्टियां स्टेट फंडिंग का सुझाव भी दे चुकी हैं। जब तक चुनावी अखाड़े में पैसे का खेल यानी धनबल की ताकत बनी रहेगी, तब तक समाज से भ्रष्टाचार के खत्म होने की उम्मीद करना भी नादानी और आत्मप्रवंचना ही होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि न केवल पैसे की ताकत का खेल लगातार बढ़ रहा है, बल्कि प्रतिद्वंदियों के बीच आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत कतई नहीं है। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।